मैंने बिजली के दाम बढ़ाए या घटाए? मेरे इस्तीफ़ा देते ही उन्होंने फिर बढ़ा दिया। जो कुछ मैंने काम किया था मेरे इस्तीफ़ा देते ही उन्होंने सारा काम वो बंद कर दिया। हम 49 दिन की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मांगेंगे, अच्छी टक्कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस तो करें कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जगदीश मुखी, कोई खट्टर, कोई फडणवीस, यही बनेंगे। जिया न्यूज की इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा भंग होने के बाद साल भर बाद फिर से चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले चुनाव में सभी पार्टियों ने जनता से तरह तरह के वादे किए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन दिल्ली की जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस समर्थन पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन 49 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को मझधार में छोड़ते हुए चलते बने। इसके बाद कोशिशें तो खूब हुई, लेकिन कोई भी पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। अब दिल्ली फिर से चुनाव के लिए तैयार है और हर पार्टी अपनी सरकार बनाने के दावे भी कर रही है। बीजेपी लोकसभा के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली शानदार जीत से उत्साहित है और उसे यकीन है कि दिल्ली की जनता पर भी मोदी का जादू चलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के सपने देख रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते दिखाई दे रहे हैं। राज चक्र में आज हम केजरीवाल के इन्हीं दावों पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ भाग लेने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता जी, साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अल नासिर जकेरिया और बीजेपी प्रवक्ता निरंजन शेट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर, कल, आज और केजरीवाल। मैंने बिजली के दाम बढ़ाए या घटाए? मेरे इस्तीफ़ा देते ही उन्होंने फिर बढ़ा दिया। जो कुछ मैंने काम किया था मेरे इस्तीफ़ा देते ही उन्होंने सारा काम वो बंद कर दिया। हम 49 दिन की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मांगेंगे, अच्छी टक्कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस तो करें कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जगदीश मुखी, कोई खट्टर, कोई फडणवीस, यही बनेंगे। पिछली दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी हरियाणा में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही, क्षमा करेंगे पंजाब में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल अभी भी अपने 49 दिनों के कामकाज को बेहतर करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर दिल्ली की जनता ने उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो वे दिल्ली को 5 सालों में वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे। दिल्ली की जनता आप पर पुनः विश्वास क्यों करे? दिल्ली की जनता ने हमारे 49 दिन की सरकार देखी थी। जब दिल्ली में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उसमें जो हम लोगों ने महंगाई कम की, बिजली के दाम कम किए, पानी के दाम कम किए, पानी की चोरी रोकी जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह पानी आने लगा था, नर्सरी के स्कूल एडमिशन्स में डोनेशन का धंधा बंद किया था, उसको ट्रांसपेरेंट किया था, भ्रष्टाचार कम हुआ था उन दिनों में। जो लोग कहते हैं कि आज तक कभी उन्होंने देखा नहीं 65 साल में कि पुलिस वालों ने, एमसीडी वालों ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, कभी देर नहीं देखा था। तो लोग इसलिए लोग खुद कह रहे हैं कि हमें वो 49 दिन वापस चाहिए। आपने 49 डेज में ही आपने इतना कुछ कर दिखाया, आप कह रहे हैं, तो अब आपका 100 डे प्लान क्या होगा अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि हमने पहले दिल्ली में बिजली के दाम कम करे, दोबारा सरकार बनेगी फिर से बिजली के दाम कम करेंगे। हमने पानी के दाम कम करे, दोबारा सरकार बनेगी फिर से पानी के दाम कम करेंगे। ओवरऑल महंगाई कम करेंगे और महंगाई कम हो सकती है, हमने करके दिखाई थी। हमारे ज़माने में 10 रुपये किलो आलू मिला करते थे जो आज 45-50 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। भ्रष्टाचार कम हो सकता है, हमने करके दिखाया था। ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे हम लोग 5 साल के अंदर आपको। और ये कोई मैं स्लोगन नहीं दे रहा, 5 साल के अंदर दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से हम बना के दिखाएंगे, राज्यों में से बना के दिखाएंगे। और उसका कारण मैं ये कहता हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री था 2 चीज़ें मैंने सीखी। एक तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है,
अच्छी नीयत वालों की कमी थी। अभी तक जो लोग आ रहे थे उनकी नीयत खराब थी। तो आज इस कार्यक्रम राज चक्र में हम अरविंद केजरीवाल के इस खास इंटरव्यू साक्षात्कार में कहे गए शब्दों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, उनके दावों में कितना दम है यह जानने की कोशिश करेंगे, और उनके शब्दों में आखिर कितना दम है जिसके बल पर वे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे के पूरे का पूरा राजचक्र केंद्रित रहेगा अरविंद केजरीवाल के इस साक्षात्कार पर। तो हम सीधे चलते हैं मुंबई, जहां भारतीय जनता पार्टी के निरंजन सेठी जी मौजूद हैं। सेठी जी, अभी आपने अरविंद केजरीवाल के खास साक्षात्कार के एक अंश देखें, बाद में हम अभी और आगे आएंगे। इसमें उन्होंने दावा किया है कि पिछले 65 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ था उनके 49 दिनों की सरकार ने कर दिखलाया था, यह उनका दावा है। और यह भी कहने से वो नहीं चूक रहे हैं कि इस बार जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो 5 वर्षों के अंदर, ध्यान रखें 5 वर्षों के अंदर, 100 दिन के पूरे नहीं कह रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हर जगह करके कहा हुआ है, 5 वर्षों के अंदर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना के दिखा देंगे, दुनिया में एक अपने ढंग का यह शहर रहेगा, ये उनके दावे हैं। सबसे जो उनका खास दावा यह रहा कि पिछले 65 सालों में जो दिल्ली की जनता ने नहीं देखा वह पिछले उनके शासनकाल के 49 दिनों में देखा था। सेठी जी, ये है अरविंद केजरीवाल के दावे के आरंभिक अंश, इसमें आपका क्या कहना? क्या सचमुच 49 दिनों में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया था जिसके बल पर वो आज आपको चुनौती दे रहे हैं, मोदी लहर को चुनौती दे रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि आपको पराजित कर एक बार फिर वे दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? निरंजन जी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जी। कि दिल्ली के जनता ने उनको उन 50 दिन के सरकार को देखा है जी। और उन 50 दिनों में जितना काम उन्होंने करके या नहीं करके दिखाया ये जनता तय करने वाली है इस चुनाव में। और जिस प्रकार से वो आज बोल रहे हैं कि 10 रुपए के आलू, मुझे तो उस बात को सुनने के पश्चात ऐसा लगा कि कहीं वो बाबा आदम की जमाने की बात कर रहे थे। आज अगर आलू हो या अन्य कोई चीजों के भाव हो, इस प्रकार का वो नियंत्रण नहीं कर पाए और दिल्ली के जगह पर इस प्रकार से भाष्य करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद है। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका मिला था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत में होकर भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बहुमत नहीं अल्पमत पार्टी थी, और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमको बुलाया था तब भी हमने ये कहा था कि हम इस सरकार को बना नहीं पाएंगे क्योंकि हम अल्पमत में हैं। और इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो इनके अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने दोनों को दुश्मन करार दिया था, फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, फिर इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर मिलीजुली सरकार बनाई। मुझे लगता है दिल्ली की जनता उनसे ये सवाल निश्चित पूछेगी कि हमने तो आपको चुन के दिया था, आपने सरकार को गिराया, आपको कौन सा मौलिक अधिकार था जब आपको सरकार बनाना था? तो जब आप सरकार से निकले तो क्या आपने उस जनता को पूछा जिस जनता ने आपको चुन के दिया? जी, मेरा सवाल यह है उनके साथ। निरंजन जी, आप हमारे साथ बनिए। मैं आपके सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। श्याम गुप्ता जी, आप पार्टी का, श्याम जी, उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे दी। जो एक मुद्दा उन्होंने बोला कि आपकी ओर से कहा गया, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनके समय में दिल्ली में आलू 10 रुपए किलो बिक रहे थे, जो 40 रुपए हो गई, और महंगाई पर काबू पाया था, बिजली के दाम कम किए थे, पानी के दाम कम किए थे, नर्सरी में दाखिले का जो बहुत बड़ी अड़चन थी उसे दूर किया था, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया था। लेकिन निरंजन जी, वहां हमारे मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता, वो सीधे सीधे आपको चुनौती दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं, अर्थात झूठ बोल रहे हैं। निरंजन जी को इतनी बड़ी बात राष्ट्रीय चैनल पे कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। जी, आप हमारे जमाने के रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, न सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर और भी सब्जियां 10 रुपए 12 रुपए किलो बिक रही थी बड़े आराम से। जी, गेहूं, चावल, चीनी सब कुछ सस्ता था। सीएनजी के दाम लगभग 14-15 रुपए अरविंद जी ने सस्ते कर दिए थे। बिजली आधी कर दी, पानी सस्ता कर दिया, और सबसे देश के पूरे भारतवर्ष के इतिहास को पलट कर देख लेते आप जी, आजादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री आया हो
और 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार की कमर तोड़ के रख दियो। खाकी वर्दी का खौफ समाप्त हो गया था, लोग मकान बनाते थे, पुलिस वाले पैसा मांगना भूल गए थे, मोटरसाइकिल रोक के उगाही बंद हो गई थी, रेडी पेटरी खोजी सबसे उगाही बंद हो गई थी, डीडीए में काम हो रहा था, एमसीडी में काम हो रहा था, राशन कार्ड बन रहे थे, पहचान पत्र, पेंशन, सारे काम चालू हो गए थे और बेहतरीन लाइसेंस लोग बनवाने जाते थे। उनसे पहले जब वसूली हुआ करती थी, दलाल लेते थे, हमारी सरकार में एक भी लाइसेंस ऐसा नहीं जिसपे दलाली को पैसा दिया गया हो। तो निरंजन को सोचना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का प्रवक्ता है, नेता है, तो कुछ सोच समझ के बात करें। नंबर 2, दिल्ली के अंदर देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का अभी जो मुकाबला हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में, वो हुआ कांग्रेस और एनसीपी जैसे महाभ्रष्ट पार्टियों से, इसलिए वहां पर जीत गए। लेकिन दिल्ली के अंदर जो इनका टक्कर होने वाला है वो आम आदमी पार्टी, एक ईमानदार पार्टी से होने वाली है और निश्चित रूप से इनके बढ़ते हुए कारमा को दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी रोक देगी और इनका वही हाल होगा जो इन्होंने कांग्रेस का हरियाणा में किया। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक राकेश कपूर जी। राकेश जी, अभी तक आपने दावे प्रतिदावे ये दोनों सुने, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, उसमें कितनी सच्चाई है और उसे जो चुनौती दे रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के निरंजन सेठी जी, उसमें कितना दम है? सेठी जी बिल्कुल सही है जी। हवा में थेगली लगाने से जी कोई भी चीज़ जो है वो नमूदार नहीं होती है जी। एक गालिब का एक शेर है कि अर्ज़े नियाज़ इश्क़ के काबिल नहीं रहा और जी। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। जी। 49 दिन में जो अभी ये गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी फहरिस्त गिना दी। अरे भाई, 49 दिन में तो इन चीज़ों की तस्दीक भी नहीं हुआ करती है, जो छोड़ करके भाग गए मैदान। और मुख्य सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने ये कसम उठा रखी हो कि मैं संवैधानिक संस्थानों का सम्मान नहीं करूंगा, संविधान की मर्यादा नहीं मानूंगा, मुझे बताया जाए सरकार क्यों गिरी थी? सरकार गिरी थी इस बात पर केवल कि दिल्ली सरकार के जो हकूक़ हैं, जो हक हैं, जो अधिकार हैं, वो केंद्र और उपराज्यपाल की मार्फत चलते हैं। सिर्फ इस पर कि ये मसौदा राज्यपाल के पास से आना चाहिए था, उसी पर अड़ गए। असलियत ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों को निराश और हताश किया, जिसने वायदे तो किए लंबे चौड़े, माने नापा तो 100 गज और फाड़ा 1 गज। राकेश जी, इस पर हम तरीके आएंगे, के क्योंकि मुख्यमंत्री उनके साक्षात्कार के और अंशों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो पहला जो बात आई वो महंगाई वाली बात, लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, महंगाई का बिल्कुल सरासर गलत बात है। अच्छा, नहीं, क्या उस समय आलू सच में 10 रुपए किलो नहीं था? ये दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, क्षमा कीजिए, ठीक है, ये दिल्ली सरकार के हाथ में तो नहीं है। फिर महंगाई जब बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती या घटती है, तो उसका श्रेय या आरोप सरकार पर क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, महंगाई बढ़ने या घटने का सीधा संबंध जो है वो उस समय की उपज। अब आज आप कहेंगे कि चीनी क्यों सस्ती हो रही है? चीनी के भाव गिर गए ना 3 रुपए किलो। आलू या प्याज या दूसरी चीजें क्यों मतलब एक जायज उसमें है, लोगों की पहुंच के भीतर है? ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। एक प्रसंगवश राकेश जी, प्रसंगवश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, उस समय जब महंगाई अचानक बढ़े, चीजों के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम, सब्जियों के दाम जब बढ़ने लगे, तो आपको याद होगा, आप इसकी तखसीस करेंगे कि हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, दोनों ने कहा था ये 1 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर। और ये जो कुछ हो रहा है, उन्होंने आरोप लगाया था, सुन लीजिए राकेश जी, कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ये जमाखोरों के कारण, और जमाखोरों के खिलाफ हम न केवल दिल्ली में, पूरे देश में कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। 1 महीने के बाद सभी चीजों के दाम घट जाएंगे, लेकिन 5 महीने पूरे। विनोद जी, मैं गांव का रहने वाला हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ है, जहां आलू प्याज की बात करते हैं, प्याज की खास तौर से। हमारी तरफ कहावत है कि भाई ये खरसाओ चल पड़े, सब्जी महंगी होगी। खरसाओ का मतलब गर्मी। गर्मी जब आती है तो सब्जी महंगी स्वतः होती है, चूंकि उसकी उपज कम हो जाती है। प्याज इसलिए महंगी होती है कि 4 महीने का अंतराल रहता है पुरानी फसल और नई फसल के बीच में, जो साधारण परचूनियाँ भी है ना,
मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, जी। लेकिन जो साधारण परचूनियां भी है ना, वो भी 2-4 बोरी प्याज लेकर के डाल राकेश देता जी, है घर आप में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं हाँ। और जनता के सामने जो दावे कर रहे हैं या आश्वासन दे रहे हैं, तो उन्हें भी इस बात की जानकारी चाहिए। बहरहाल हम इस पर देखिए विनोद जी, मेरा सिर्फ एक निवेदन ये है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। लोगों में इतनी हताशा, निराशा पैदा की है अरविंद केजरीवाल ने अपने कारनामों से, अपनी करतूतों से। माने कोई सोच सकता है कि किसी दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ जाए, वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर को अभी फिलहाल तबादले के लिए? क्या फिलहाल हमारे साथ के राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो अगले कड़ी में हम लोग आएंगे। फिलहाल हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता अल जकरिया जी जुड़ गए हैं, हम उनके पास जाए। जकरिया जी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं राजचक्र में, हम केंद्रित हैं अरविंद केजरीवाल के एक खास इंटरव्यू के ऊपर। एक अंश हम दिखलाया, विलंब से नहीं देख पाया। उन्होंने यह दावा किया है कि पिछले 65 वर्षों में जो दिल्ली की जनता नहीं देख पाई थी, वो उनके 49 दिनों की सरकार ने करके दिखला दिया था। 65 वर्षों की चुनौती 49 वर्षों पूरी की। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाया गया, बिजली के दाम घटाए गए, पानी के दाम घटाए गए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, और साथ साथ नर्सरी में दाखिले में जो परेशानी दिल्ली के लोगों को, अभिभावकों को हुआ करती थी, उसे उन्होंने दूर किया। अर्थात उन्होंने 49 दिनों में जो अजूबा कर दिखाया, उस अजूबे के आधार पर वे दिल्ली के चुनावी जंग में उतरने जा रहे हैं। आपका इसका क्या ख्याल है जकरिया जी? विनोद साहब, जब आपकी बात आती है जी, तो उन्होंने दिल्ली की जनता को, मैं समझता हूं, धोखा दिया, क्योंकि वो कल तक कह रहे थे कि हम एक मुहिम लेके चल रहे, एक मूवमेंट लेके चल रहे करप्शन के खिलाफ। और जब कुछ लोगों ने उनसे कहा आप खुद चुनाव की रणनीति में क्यों नहीं उतरते, आप खुद लोगों के सामने, जब वो आए, वो जैसे आए वो भाग गए। तो यानी उन्होंने अपने कार्यकाल में जो उनको प्रूव करना था वो उन्होंने नहीं किया। और जहां तक वो कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं, मैं तो समझता हूं ये बात सही है कि लोगों ने ऐसा सर्कस दिल्ली में कहीं नहीं देखा जो आपने किया। और हम यूं समझते हैं कि चुनाव के वक्त कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी भी जो लोगों को एक झूठे वादे कर रही है और एक सपने बता रही है, मैं समझता हूं लोगों को अभी पता चल गया है कि करीब करीब 6 महीने में मुझे आप, हमारे शेट्टी साहब मौजूद है हमारे साथ, मुझे आप ये बताओ, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम सिवाय घोषणाबाजी के बीजेपी की केंद्र सरकार ने की है? नहीं विषय से जकरिया जी, मैंने उनसे सवाल लेंगे, जवाब लेंगे। आपसे मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो बीच मझधार में दिल्ली की जनता को धोखा देकर के भाग गए, भगोड़े साबित हो गए। आज जब फिर मौका मिला है चुनाव में उतरने का और अपना दमखम दिखाने का और खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने का, तो आपके जो नेता रही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, वो तो चुनाव के पहले ही मैदान से क्यों भाग गए? उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रही, जबकि उन्होंने इतने वर्षों तक शासन किया। और आपका दावा है कि दिल्ली में आमूल चूल परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ उनके नेतृत्व में, फिर आज वो चुनाव से भाग क्यों रही हैं? अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में आने के बाद भगोड़ा हुए, शीला दीक्षित पहले ही क्यों भगोड़ा हो गई? विनोद जी, ये शीला दीक्षित जी की ये पर्सनल ओपिनियन है, और मैं यूं समझता हूं शायद वो चाहते हैं कि यंग ब्लड आए, नई लीडरशिप उभरे कांग्रेस पार्टी में। और हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनमें मुख्यमंत्री की क्षमता है, क्वालिटीज है, कैपेबिलिटी है, कैलिबर है। तो हम समझते हैं कि शीला दीक्षित जी विल रिमेन अ वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैंपेन इन दिल्ली, and she will strategize, she will plan, she will organize the campaign, and she'll be a very much part of the campaign process in Delhi. तो वो कहीं भाग रही नहीं है, वो साथ में ही है दिल्ली वालों के साथ। आप कुछ बोलना चाहे राकेश जी? हाँ, राकेश जी। मैं इसमें निवेदन करना ये चाहूंगा जी कि कांग्रेस पार्टी ने, मुझे आम आदमी पार्टी के ने जो हरकतें, जो करतूतें की हैं, उनसे जरा भी सहानुभूति नहीं है जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही पराजय स्वीकार कर ली है। ये कौन सी बात है?
अरे भाई, आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? 1984 के दंगों के दागी लोग, टेंटेड लोग, क्या वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे? जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोग जो अभी तक अदालतों से बरी नहीं हुए हैं, ऐसे लोग क्या इस दिल्ली की जनता के ऊपर, दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और विनोद जी, ये मेरा निश्चित मत है, नहीं यहाँ पर ये मेरा निश्चित मत है कि अगर इस बार कांग्रेस अपने दोनों पैरों पर पूरे दमखम के साथ खड़ी होकर के चुनाव लड़ती तो नंबर 2 पार्टी कांग्रेस को रहना चाहिए था। लेकिन शीला दीक्षित के चुनाव से बाहर हो जाने के बाद कांग्रेस का भगवान भरोसे, राम भरोसे है कांग्रेस, और ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। चूंकि आम आदमी कोई पार्टी नहीं है, ये अराजकतावादियों का समूह है जिनका किसी संस्था में विश्वास नहीं है, जिनका किसी संविधान में विश्वास नहीं है, जो किसी संस्थान को नहीं मानते हैं, जो हर जगह, जो हर स्थान पर अब एक जो है वो विद्रोह की बात करते हैं, और बिना किसी बात के, बिना किसी परिणाम के ऐसे लोगों के हाथ में क्या दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को इनके बरगलाए में आना चाहिए? एक बार राकेश जी, राकेश जी, जकरिया जी ने स्पष्ट कर दिया कि शीला दीक्षित इसलिए वो चुनावी जंग से बाहर है, वो पार्टी से बाहर नहीं, अभियान से बाहर नहीं है, ताकि नए नेतृत्व को, युवा नेतृत्व को मौका लगे। राहुल गांधी अगर दिल्ली की कांग्रेस के सरपरस्त बनेंगे, चुनाव प्रचार के अधीक्षक बनेंगे, तो निश्चित मानिए कांग्रेस पार्टी डबल जितनी आई थी सीटें उससे भी आधी रहेंगी। चलिए, अभी तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं दूसरे हंस पर। जन लोकपाल के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के नेता इस मुद्दे से भटकते गए। इस सवाल के जवाब पर केजरीवाल का क्या कहना है, जाइए इसे जरा देखते हैं। आप जो ये राम राज्य के सपने दिखा रहे हैं, इसमें जन लोकपाल बिल तो है ही नहीं। इसी उस जन लोकपाल आंदोलन पर ही आपकी पूरी पार्टी, इट केम इनटू प्रोमिनेंस मीडिया में चारों ओर, और अब तो आप उसका जिक्र तक नहीं करते। नहीं, जब मैंने कहा ना भ्रष्टाचार कम करेंगे, तो भ्रष्टाचार कम करेंगे एक पूरा पैकेज है। उसमें क्या क्या करेंगे, उसमें जो हमने, जब मैं मुख्यमंत्री बना शपथ ली थी, मैंने कहा था अब अगर कोई पैसे मांगे मना मत करना, सेटिंग कर लेना, अपना फ़ोन निकालना, उसमें उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना और मेरे को दे देना, मुझे फ़ोन कर देना। मैंने एक टेलीफोन नंबर, ये बड़ा विजिलेंटे सिस्टम ऑफ जस्टिस था। उस टाइम भी डर लग रहा था कि ये क्या आप कह रहे हैं कि आप शिकायत ऐसे करेंगे और उसकी बिना तहकीकात उसको पकड़ लेंगे और जेल में बंद करेंगे। द पर्सन हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये थोड़ा विजिलेंटे जस्टिस सिस्टम, इससे डर रहे थे लोग। ये तभी तो भ्रष्टाचार कम हुआ था। 49 दिन के अंदर कैसे डरने लगे थे लोग, कैसे भ्रष्टाचार कम हुआ था? इसी वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ था, क्योंकि कोई भी ऑफिसर, सारे ऑफिसर भ्रष्ट नहीं होते, कुछ होते हैं जो भ्रष्ट ऑफिसर थे, उनको ये लगने लगा कभी सामने वाला मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा, मैं इससे पैसे मांगूं। ईमानदारों को हमने तरक्की दी थी, ईमानदारों को इनाम देना चालू किया था। तो पहली चीज़ तो वो टेलीफोन लाइन दोबारा चालू करेंगे। दूसरा, लोकपाल बिल पास करेंगे कि जो भ्रष्ट लोग हों उनकी तुरंत जाँच हो, तुरंत जेल में जाएँ। तीसरा, जो गलत रूल्स हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉ हैं, जैसे वैट है दिल्ली के अंदर, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसका सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था हमने। एक AR10 फॉर्म होता था, उसको मैंने अबॉलिश कर दिया था। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था जिसकी वजह से लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी, वो फॉर्म अबॉलिश कर दिया था। वैट की रेड बंद कर दी थी 49 दिनों के अंदर व्यापारियों की। तो आपने जन लोकपाल बिल अबैंडन नहीं किया? मैं आ रहा हूँ उस पर। हाँ जी। तो वैट की रेड बंद कर दी थी। मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि पहले आप कोई भी सवाल पूछे उसको जन लोकपाल बिल पे ले आते थे, और अब आप मैं जन लोकपाल बिल सवाल पूछते तो आप किसी और। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो लोकपाल बिल भी पास करेंगे, टेलीफोन लाइन भी लाएंगे, कंप्यूटराइजेशन भी करेंगे, और ये वैट को और दूसरे कानूनों को सिंप्लीफाई भी करेंगे। गुप्ता जी, ये जन लोकपाल बिल एक ऐसा मुद्दा था जिसके कारण बल्कि आपके आम आदमी पार्टी का जन्म भी हुआ इस मुद्दे को लेकर के, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। और यहाँ जो ये बार बार बोल रहे हैं, जो थोड़ा सा हटने की कोशिश कर रहे हैं, जब पूछा जा रहा है कि जन लोकपाल बिल का क्या होगा, तो फिर पहले की तरह ये बोल रहे हैं आप कि हमारी सरकार बनी तो हम इस बिल को पास करेंगे। यह आश्वासन पिछले चुनाव में दिया था, जिस पर लोगों ने विश्वास किया और आपको समर्थन दिया। आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, है ना, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन जब वो मुद्दा सामने आया तो इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि जन लोकपाल
बनाने का जब वक्त आया, उसी समय अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, वो चले गए, भाग गए। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अब ये जैसे आज कहते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि साहब हमको न तो भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस का हमें समर्थन नहीं मिला था, वे हमारी सरकार को गिराना चाह रहे थे। कांग्रेस ने समर्थन वापस नहीं लिया था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, आपकी बहुमत समर्थित सरकार थी। तो यह अब कहना कि वो हमारी सरकार गिराना चाहते थे, आप गिने देते, आप शहीद बन जाते, आप तो देश की जनता में हीरो बन जाते। वो पहले जन लोकपाल बिल विधानसभा में लाते, पेश करते, और अगर उस समय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी विरोध करती तो फिर आपको ऊपर दोषारोपण नहीं होता। इसमें ये सफाई आप आज इस चुनाव में दिल्ली की जनता को कैसे देंगे? नहीं, आपको जानकारी होगी हमारी सरकार गिरी ही लोकपाल के मुद्दे पे थी जी, आपको जरूर जानकारी होगी इस बात की। हमने बताया ना अभी, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं तो खुद ही कर रहा हूँ मुद्दे पे गिरी सर, मैं यही बता रहा हूँ ना आपको, इसी मुद्दे पे गिरी। लोकपाल को हम पास करना चाह रहे थे विधानसभा में, लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी नेता थे, इनको जब इस बात की भनक लग गई, यदि लोकपाल विधानसभा में पास हो गया एक बार, तो निश्चित रूप से भाजपा के बहुत से भ्रष्टाचारी नेता, कांग्रेस के बहुत से भ्रष्टाचारी नेता तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ाते, नहीं ये गलत इसलिए अंदर खाते। आई एम सॉरी सर, एक मिनट प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, कृपया करके सुन ले आप। चलिए। इन लोगों ने, भाजपा कांग्रेस ने, दोनों ने टेबल के नीचे हाथ मिलाया कि भाई इस वक्त मुसीबत की घड़ी है, अरविंद केजरीवाल यदि इस बार पास कर गया इस लोकपाल बिल को तो हम लोग तिहाड़ के अंदर होंगे। यही एक उन्होंने कहा, विरोध तो किया नहीं, नहीं पास होने दिया ना लोगों ने, इन्होंने समर्थन भी नहीं किया, बिल आया कहां सर, तो आने नहीं दिया ना। इन लोगों की यही बातें आप बिल पेश करते हैं गुप्ता जी, आप देखिए, आप अच्छी स्थिति क्या होती है रखिस के, आप बिल पेश करते, आप जो आरोप अभी लगा रहे हैं कि टेबल के नीचे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, वो विधानसभा के अंदर होने तो वो आने ही नहीं दिया गया ना सर। सुनिए, बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हो, और सुनिए, आप मेरी बात, क्या हमारे साथी कह रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर आके आप गलत जो बड़ी देर से बयान दे रहे हो, कह रहे हैं It is कि हम childish. अराजक तत्व पार्टी हैं। नहीं, अभी आप कह रहे थे, आपने विधानसभा में अराजकता मैं बता रहा हूं ना मैं आपको, दिखाई, ये जन लोकपाल पर अराजकता दिखाई। एक भी हमारा काम ऐसा बता दीजिए जो देश नहीं, हम जन लोकपाल पर केंद्रित क्या करें। देश की खिलाफत होगी भाई, क्या बात करते हो? जो पूछ रहे सुनिए ना, पहले आपने बोला हमें अराजक तत्व है, अब आप संविधान को मानते नहीं, आप हमें ये कह रहे थे इस बात को। मैं सिद्ध करता हूँ, मैं आपको सिद्ध करना चाहूंगा, मैं सिद्ध करता हूं। मात्र आम आदमी पार्टी ऐसी है जो देश के संविधान में भरोसा करती है, विश्वास करती है, देशभक्ति के रास्ते पर चलती है और दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम करना चाह रही है। लेकिन आप न जाने किस पूर्वाग्रह से ऐसी बात कह रहे हैं। बोल चुके, एक तो व्यक्तिगत मत होइए, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा हूं मैं, आप लोगों में सबसे व्यक्तिगत मत होइए। दूसरे, आप क्यों अराजकतावादी हैं मैं बताता हूँ। 26 जनवरी से पहले जी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के ओहदे पर होता हुआ अपने रेल भवन के सामने धरने पर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि 26 जनवरी आने वाली। जब पत्रकार पूछते हैं, बोले क्या 26 जनवरी क्या होती है? 26 जनवरी तो कुछ खास लोगों का प्रोग्राम है। अरे भाई, एक राज्य का मुख्य, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनिए। आप कैसे अराजकतावादी हैं मैं सिद्ध करता हूँ। क्या कोई मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, जिसका हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन से उसका महत्व, 26 जनवरी जब तक देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, 26 जनवरी कांग्रेस पार्टी देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी। 26 जनवरी का ये इतिहास है। इसीलिए क्योंकि संविधान तो नवंबर 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार कर दिया था। स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी। ये बात हो रही थी कि किस दिन इसको लागू किया जाए, तो ये तय किया गया, कांग्रेसियों ने तब ये तय किया कि 26 जनवरी बहुत अच्छा दिन है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री इस देश ने देखा और शर्म के साथ शर्मसार करने वाली बात थी, जिसने ये कहा कि 26 जनवरी कहाँ का पर्व है, कोई हमारा पर्व नहीं है, खास लोगों का पर्व है। ये देश की सत्ता पर, देश की प्रभुसत्ता पर, देश के संविधान का इससे बड़ा अपमान कुछ और नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति, और मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं विनोद जी, आप इनसे पूछिए क्या अरविंद केजरीवाल उसी नई दिल्ली सीट से दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? अब तो शीला दीक्षित जी ने मना कर दिया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्या लड़ेंगे? हिम्मत है तो लड़ें।
चलिए वो आएंगे, वो लेकिन दूसरों को चूंकि- जो चुनौती दे रहे हैं उनमें हिम्मत जकरिया है, पार्टी का फोरम जकरिया- फैसला करेगा। उनमें जकरिया हिम्मत जी, है तो लड़े। कि आपकी चुनौती राकेश जी, हिम्मत और है तो भाजपा लड़े। की चुनौती, कांग्रेस की चुनौती, सारी चुनौती वो हम लोग सामना देखेंगे। करेंगे। एक बार चुनाव आने दीजिए। श्याम जी हम आएंगे, तो क्योंकि लड़िए। जकरिया जी अभी आपकी ओर से आप पर और भारतीय जनता पार्टी पर आप भी सुनेंगे, हमारे सेठी जी, दोनों पर आरोप यह लगा कि विधानसभा में जन लोकपाल बिल वो नहीं आने दिया गया और टेबल के नीचे आप दोनों ने अर्थात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया इस भय से कि अगर यह बिल पास हो गया तो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। यह इनका आरोप है। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई आप देखते हैं? निरंजन, पहले आप बताएंगे। जकरिया जी, आपका आवाज मिल रही है जकरिया आवाज जी? नहीं मिल रही। हमें लगता अच्छा हमारी आवाज जो वहां नहीं पहुंच पा रही है। चलिए राकेश जी आप बता रहे थे, क्योंकि यह जो हुआ इनका जो आरोप है इन्होंने ये जो बस आरोप नहीं आपने बेबुनियाद अराजकता वाली बात जो कही वो ठीक बचकाना है, आरोप। लेकिन हम आ रहे हैं जन लोकपाल बिल के ऊपर। बचकाना आरोप है। देखिए ये बिल्कुल बचकाना आरोप है, इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए नेशनल चैनल से, क्योंकि ये खुद उसमें फंसे हुए हैं। सिर्फ ये जन लोकपाल, आप याद जी। कीजिए विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी जी। जन लोकपाल के मुद्दे पर क्या तकनीकी अड़चन थी? तकनीकी अड़चन केवल ये थी कि ये जन लोकपाल जो विधेयक है, दिल्ली की सरकार को अधिकार नहीं है कि कोई भी बड़ा विधेयक जो ऐसे मामलात पर विधेयक अपनी तरफ से लाने का, वो उपराज्यपाल के पास से वेट होके आना चाहिए था, उपराज्यपाल की सहमति से आना चाहिए नहीं, था। उसे अरविंद सिर्फ केजरीवाल ये था, लेकिन कपूर साहब, चूंकि ये असंवैधानिक था, एक बात आप ध्यान रखें, चूंकि जब ये नरेंद्र मोदी कांग्रेस का भी विरोध नहीं था। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, इस तरह बहुत सारे कानूनों जो उनको लगता था कि ये विकास और या उनके कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मार्ग में अड़ंगा है, उन्हें बदलना शुरू कर दिया। आप इसकी तो अगर तुलना उस समय विरोध अरविंद जी। ने, मैं आपसे अब आप ही से पूछ रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल कि यह चुनौती थी कि यह परंपरा, यह कानून गलत है, हमारे विधानसभा हम निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, हमें पूरा अधिकार है, हम पेश करें, तो क्यों नहीं उस कानून को बदल दिया जाए? विनोद जी आप देखिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं जो हैं, ये सुनिए संविधान सुनिए में 100 से ज्यादा परिवर्तन हमने अरे किए। सुनिए, वो दूसरी चीजें हैं, दीज आर। और अब अगर ये फैसला था, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी ने ये किया ना कि भाई आप बार बार अपनी कॉपी, जो आपकी कॉपी है, मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, मेरा बीएससी का सर्टिफिकेट, मैं किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाऊं, वो क्यों वो एक मिनट कानून सुनिए। बदले, वो तो एक हुआ। ऐसे इस तरीके के तो कानून बदले हैं ना। संविधान, जो संविधान में नियत, अब उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या दिल्ली एक पूर्ण राज्य है? नहीं है, दिल्ली अर्ध राज्य है। केंद्र सरकार, अब राष्ट्रपति के मार्फत उपराज्यपाल के डंडे से दिल्ली की सरकार चलती है, ये है। अब दिल्ली की विधानसभा को पूरा अधिकार है? नहीं है, वो संवैधानिक मामला है। आप ऐसे जो नरेंद्र मोदी ने जो किया, जैसे सेल्फ अटेस्टेशन, अरे ये तो हम पे बेयकीनी थी अंग्रेजों की, वो कहते थे जो गजेटेड ऑफिसर है उससे साइन होना चाहिए तब हम मानेंगे तुम हाई स्कूल पास हो। अब हिंदुस्तान आज़ाद है, 66 साल बाद भी वो कानून चल रहा है अंग्रेजों का बनाया हुआ। ये तो मेरा हक है, अगर मैं बीएससी पास हूँ, आप एमएससी या पीएचडी हैं, आप अपनी सर्टिफिकेट को खुद अटेस्ट करें कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो नरेंद्र मोदी ने तो ये काम किए हैं, नरेंद्र मोदी ने ये काम नहीं किया। मैं इनसे पूछता हूँ सवाल, मैं आम आदमी पार्टी वालों से मैं पूछता हूँ, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते आप खुद ही भ्रष्टाचारी कामों में फंस गए। आपके मंत्री ने क्या किया? आपके मंत्री ने क्या किया? किसी ने 4 आने का भ्रष्टाचार नहीं किया। आपके मंत्री ने क्या शायद किया? नहीं, उस पर आरोप लगे, बहुत सारे लोगों पर आरोप है। अभी आपके एक म्युनिसिपल काउंसलर ने क्या एक बैंक मैनेजर को जाकर के शपथ मारा, उसकी पिटाई करी वहां जाकर के। क्या कर रहे हैं आप? ये अराजकतावादी। राकेश जी, अब जकरिया जी हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं। जकरिया जी, आपसे संबंध विच्छेद हो गया था, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जिस प्रकार आरोप अभी आपकी पार्टी ने आप पर और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर लगाया कि जन लोकपाल विधेयक इसलिए पेश नहीं हो सका कि उसमें कानूनी अड़चने, प्रक्रिया की अड़चने पैदा की गई और आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए, टेबल के नीचे हाथ मिला लिया।
इस भय से, यह आपका आरोप है कि कहीं अगर यह विधेयक पारित हो गया तो न केवल कांग्रेस के बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अनेक नेता तिहाड़ जेल के अंदर होंगे, यह आप पार्टी का आरोप है। भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्ट नेता। तो जकरिया जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या सचमुच उस समय आपके दिलो दिमाग में ऐसा कोई भय व्याप्त था और आप सचमुच क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा कोई समझौता कर लिया था कि विधेयक पारित नहीं होने दिया जाए या पेश नहीं होने दिया जाए? देखिए विनोद जी, ये तो आपका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जी। इस बात में कोई सत्य नहीं, ये आरोप है, ये और आरोप है, जहां तक आपका आरोप corruption का है, मुद्दा है, ये आपका आरोप है, वो बता रहा हूं आपको मैं। मैं वही कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का जो आरोप है ये उनका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। इस बात में कोई सत्य नहीं है। आपको पता है, सारे देश को पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन ये कांग्रेस की देन है इस देश को। और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यहां तक कि अगर जो कांग्रेस के भी भ्रष्टाचारी नेता है वो भी जेल में भी गए, उन पर इन्वेस्टिगेशन की भी गई, कांग्रेस पार्टी ने उनको बेदखल भी किया और चुनावी मैदान में उनको टिकट भी नहीं बांटी। तो आम आदमी पार्टी जो कह रही है इसका कुछ प्रूफ उनके पास नहीं है, वो सिर्फ सेंसेशन करना चाहते हैं, वो दे वांट टू क्रिएट अ हाइप, दे वांट टू क्रिएट मीडिया हेडलाइंस, और उनकी बातों में वो आ जाके करप्शन 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 की माला जपने से कोई करप्शन जाने नहीं वाला है, सिर्फ सेंसेशनल बयान देने से करप्शन नहीं आने वाला है। ये मैं हम आम आदमी नेता हर जात प्रांत धर्म का, हर छोटा बड़ा हर समुदाय का आदमी है, जब करप्शन को थाम ले, ना लेना ना देना करे, तब जाके करप्शन रुकेगा। और इसमें यह बात सही है कि ऐसी सरकार आना चाहिए जिसने करप्शन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। बट ये सिर्फ आम आदमी पार्टी जो इसको मुद्दा लेकर चल रही है और कहती कि वो खत्म करेंगे, तो 49 डेज में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और ये जो कह रहे हैं ये अभी चुनाव आ रहे हैं तो फिर लोगों को एक सेंसेशनल इश्यूज क्रिएट करना है। उनका क्या मुद्दा है, क्या प्लान है, क्या विजन है दिल्ली के लोगों के लिए, क्या उनके पास धोरण है, क्या उनकी फ्यूचर दिल्ली वालों को लोगों को देंगे, ये उनके सामने कुछ ही नहीं है। हमें बताया तो सही उनका मैनिफेस्टो में क्या है। जकरिया जी, आपसे एक आखिरी सवाल। अभी इस चर्चा के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, जैसे कहा गया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली में यह दिल्ली प्रदेश है ये, और यहाँ पर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, उनको बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल दंतहीन है। जैसा कि विधेयक पेश करने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति चाहिए, तो फिर निर्वाचित जो सदस्य हैं विधानसभा के, क्या उनके ऊपर यह एक सवालिया निशान नहीं है? आपकी सरकार पिछले 15 साल से लगातार रही यहां पर, आपने क्यों नहीं कोशिश किया? आपके केंद्र में भी आपकी सरकार थी, आप चाहते तो आसानी से कर सकते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि लगे कि दिल्ली प्रदेश एक राज्य है। यह तो सचमुच अजीब लगता है कि यहां मुख्यमंत्री है, यहां पर सारे मंत्री हैं, अधिकारी हैं, विधानसभा सदस्य, विधायक हैं, लेकिन एक विधेयक पेश करने के लिए उन्हें एक उपराज्यपाल के पास जाना पड़ेगा जो निर्वाचित नहीं है, नियुक्त किया हुआ है। क्या यह आपको अटपटा नहीं लगता? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी अगर फिर से सरकार आ गई तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में आप कदम उठाएंगे? विनोद जी, जो सवाल आप पूछ रहे इस पर कांग्रेस पार्टी जो स्टेक होल्डर्स है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर और शायद इस पर और चर्चा कर ले और इस पर गौर और फिक्र के साथ करें। लेकिन सिर्फ उसको स्टेट डिक्लेयर करके ऐसा नहीं, हमारे 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली आज एक अंतरराष्ट्रीय सिटी के रूप में आई हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से, डेवलपमेंट के ताल्लुक से, प्लानिंग के ताल्लुक से, और बहुत सारी सुविधा लोगों तक मिली है। तो ये एक इश्यू है जिस पर बिल्कुल जरूर चर्चा करनी चाहिए, इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए और इस पर एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जब थी तो दिल्ली को कभी एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कभी नहीं दिया, बल्कि हमेशा हमारे महाराष्ट्र के और विभिन्न राज्यों के लोग हमेशा कहते दिल्ली को क्यों इतना प्रमोशन किया जाता है, और आज दिल्ली इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप रैंकिंग सिटी थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी। नहीं जकरिया जी, यहां मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा
कि जब यहाँ पर एक सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जब पूरा देश थर्रा गया था, आपकी सरकार ने, स्वयं शीला दीक्षित ने उस समय मांग की थी कि यहाँ की कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार को सौंप देनी चाहिए। पुलिस आपके पास नहीं थी, आप कुछ नहीं कर पाए। आपके मुख्यमंत्री कुछ बोलती थी और यहाँ का पुलिस कमिश्नर कुछ बोलता था, कुछ कहते हो। ये आपको भी ध्यान में होगा, आपको भी ध्यान में होगा, आपको भी समझिए कि सचमुच दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसे अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जकरिया जी, आपकी चर्चा में भाग लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल ने पिछली बार नई दिल्ली के सीट से चुनाव लड़ा था और शीला दीक्षित को भारी मतों से बात भी दी थी। बीजेपी दिल्ली में इस बार किसी को सीएम उम्मीदवार नहीं बना रही है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि अगर जगदीश मुखी सीएम उम्मीदवार होते हैं तो उन्हें भी टक्कर देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कहां से लड़ेंगे इलेक्शन? दिल्ली, नई दिल्ली से ही लड़ना चाहिए। मतलब देखिए, फाइनल डिसीजन तो पार्टी लेती है, पर नई दिल्ली से ही मतलब मेरी चाहत तो है नई दिल्ली से अगर लड़ूंगा। बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है, और जैसे कि आप अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जगदीश मुखी विल बी द बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, आपने चूज कर लिया उनके लिए, अगर वो वेस्ट दिल्ली से लड़ेंगे तो क्या आप सीधा टक्कर उनसे लेंगे? आप वेस्ट दिल्ली जाएंगे? उनको आना चाहिए यहाँ लड़ने के लिए, देखते हैं वो करें तो सही, तो फिर अच्छी टक्कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस तो करें। पर देयर इज आल्सो द ओपिनियन दैट बीजेपी विल नॉट पुट अप अ सीएम कैंडिडेट। क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि उनका तो एक विनिंग फॉर्मूला बन गया ना, मिस्टर मोदी के नाम पर इलेक्शन जीतने का। अब वो ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मुझे वोट दो, मैं महाराष्ट्र चलाऊंगा, मुझे वोट दो, मैं हरियाणा चलाऊंगा, मुझे वोट दो, मैं दिल्ली चलाऊंगा। कैसे हो सकता है? जैसे दिल्ली में एमसीडी है, पर लोग मान चुके हैं ना उनकी बात, उनको तो वोट दे दिया। इसीलिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जगदीश मुखी, कोई खट्टर, कोई फडणवीस, यही बनेंगे। तो लड़ाई केजरीवाल और जगदीश मुखी के बीच में है। लड़ाई केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। मैं कई लोगों से बात करता हूं दिल्ली के अंदर, एक मिनट दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर लोग यही कहते हैं, जी लोकसभा में मोदी जी को दिया था प्रधानमंत्री के लिए, दिल्ली तो हम केजरीवाल को चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अभी सामने आया जो केजरीवाल ने कहा रखा। उनका यह कहना है कि मोदी, हर जगह मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। मोदी तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, चाहे कि प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन हर जगह मोदी, यह उनके बात में दम है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार ये नए केंद्र में सरकार बनने के बाद से उस परंपरा से हट गई। हर बार उसने पिछले चुनाव में भी दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना उम्मीदवार बनाया था, मुख्यमंत्री को उम्मीदवार। इस बार वो ऐसा नहीं करे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या मोदी की नज़र में या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नज़र में कोई सुपात्र दिल्ली में मौजूद नहीं है जिसके सामने रख करके उसके नाम पर वोट मांग सके? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह भय है कि अगर और किसी व्यक्ति को सामने खड़ा करें तो शायद उनकी पराजय हो जाए? वो सिर्फ एक व्यक्ति आधारित, अर्थात नरेंद्र मोदी आधारित सारी रणनीति बनाकर ही चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव उतरना चाहते हैं। इसमें राकेश जी एक खतरा है। मैं इस पर जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सेठी जी मौजूद हैं, कि सेठी जी आखिर ऐसा क्या है, आप इतने भयभीत क्यों हैं? महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी और अब दिल्ली में आप मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं कर पा रहे, नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे आखिर आपकी मंशा क्या है? और देखिए, आप अभी माने या न माने, देश की आम जनता के बीच में अब यह एक बहस चल पड़ी है कि चाल, चरित्र और चेहरे के लिए सिद्धांतवादी पार्टी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनती जा रही है। इसमें लोकतंत्र के प्रति भी खतरा दिखाई दे रहा है, पार्टी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी। निरंजन सेठी जी, आप बताएं कि आखिर आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मोदी, जैसे इस बार भी कह दिया कि मोदी इज आवर फेस, हम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इस बार क्यों हो रहा है?
नहीं, इसके पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं जी जी कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था जी तब अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में घूमे थे और तब उन्होंने बात कही थी कि आप अरविंद केजरीवाल को वोट कीजिए। तो क्या उस वक्त उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट नहीं मांगा था कि उन्होंने आप पार्टी के लिए मांगा था? पूरे देश भर में घूम के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आप मुझे मत दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मैं भ्रष्टाचार को भगाऊंगा। लेकिन देश की जनता समझदार थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नकारा। मैं बात करूंगी और इन्होंने, इनकी पार्टी जब जन्म हुई तो जन लोकपाल लेके जन्म हुई और जब इनको सत्ता सौंपी गई तो इन्होंने उसी आकांक्षा, उस सरकार को बलिदान दिया और लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनको लगा कि लोगों को हम भ्रमित करेंगे और इस प्रकार से शहीद होकर हम जनता के बीच में जाकर 350 सीट इन्होंने लड़ाई और वो वहां पर जीत हासिल करेंगे। इस बार दिल्ली की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी, उनके झूठे वायदों में नहीं आएगी। निश्चित रखिए ये एक दिशा भूल कर मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा साधारण कार्यकर्ता होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी सतर्क रहे, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और आपको चुनौती देगा। खैर बहरहाल केजरीवाल का यह भी कहना है कि दिल्ली की जनता उन्हें ही पसंद करती है और इस बार करीब 45 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी। सीटें आएंगी आपकी इस बार? मुझे तो लगता है कि पूर्ण बहुमत आएगा, 45 के करीब आनी चाहिए। पूर्ण बहुमत बीजेपी की तरफ जो केंद्र में है, हाँ बिल्कुल। तो आपको किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। और अगर पड़ गई तो? मुझे लगता है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, नहीं होगा। तो ये जो माहौल मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर, मैं तो सारा दिन घूमता रहता हूँ। देखिए आज आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, लोग कहेंगे कब समाजवादी पार्टी इस्तीफा दे, कब जान छूटे। पंजाब चले जाओ, लोग कहेंगे कब अकाली दल इस्तीफा दे। दिल्ली के अंदर आओ तो कहते हैं लोग इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। 49 दिन की सरकार लोगों को इतनी अच्छी लग रही थी कि लोग वो सरकार वापस मांग रहे हैं। उसी बात पे आती हूँ, फिर आपने विश्वासघात नहीं किया लोगों के साथ? विश्वासघात नहीं, लगता नहीं कि आपने गलती की? मैं पूरा, चूंकि आपने अच्छा प्रश्न पूछा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों इस्तीफा दिया। 49 दिन हमने बड़ा अच्छा काम किया, सब लोग मानते हैं। लेकिन आप ये देखो, मैंने बिजली के दाम बढ़ाए घटाए, मेरे इस्तीफा देते ही इन्होंने फिर बढ़ा दिया। जो कुछ मैंने काम किया था मेरे इस्तीफा देते ही उन्होंने सारा काम वो बंद कर दिया। इसका मतलब मैं व्यवस्था में कोई चेंज नहीं कर पाया। व्यवस्था में चेंज करने के लिए हमें कानून बदलने थे, हमें लोकपाल बिल लाना था, हमें स्वराज का कानून लाना था, कई सारे कानून लाना चाहते थे। लेकिन विधानसभा में आपने देखा होगा आखिरी के 2 दिन बीजेपी और कांग्रेस वाले कैसे इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी सरकार नहीं चलने दी। तब मैंने इस्तीफा ये सोच के दिया था कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कल ये लोग विधानसभा भंग कर देंगे, दिल्ली लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएंगे और फिर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे और कांग्रेस के साथ बिना सपोर्ट लिए हम सरकार चलाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। उस टाइम तो आपने कहा था कि लेकिन मैंने कभी भी ये एसेस नहीं किया कि ये लोग चुनाव ही नहीं कराएंगे, ये लोग 8 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राकेश जी, अभी आपने केजरीवाल को सुना, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक जो मुख्यमंत्री का मुद्दा है वो बार बार जगदीश मुखी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें भय है कि अगर चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो गया तो वही हसरोगा जो बाहर उनका हुआ था, वो बनारस में मुंह की खा चुके हैं। कहीं इस भय से वो बार बार उकसा तो नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जगदीश मुखी को तुम उम्मीदवार घोषित करो और जो लड़ाई जो हो उनकी जगदीश मुखी बनाम अरविंद केजरीवाल हो जाए ताकि उनका पलड़ा भारी रहे, ऐसा लगता है। नंबर 1। नंबर 2, यह जो बातें आती है कि विश्वासघात, उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया। उनका यह दावा है कि 49 दिनों में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उस अवधि में वे व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए, जन लोकपाल कानून नहीं बना पाए। इसी कारण से बाद में जो अच्छे काम इन्होंने किए, बिजली के दाम घटाए, पानी के दाम घटाए और जो नई जो उपराज्यपाल का शासन आया तो सारा का सारा फिर से वापस हो चले गए। मैं उल्टा चलता हूँ, बिजली के दाम घटाए नहीं, बिजली के दाम घटाने के लिए इन्होंने दाम नहीं घटाए, बिजली की दरें। जो बिजली की कंपनियां थी उनको दिल्ली सरकार के कोष से मदद दी, उनको सब्सिडाइज किया, उनको पहल तो उन्हीं की थी। नहीं, पहल नहीं, ये पहल नहीं है, ये उल्टा काम किया। दिल्ली की दरें सस्ती नहीं हुई,
बल्कि जो दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां थी उनको सब्सिडाइज किया, उनको दिल्ली सरकार का पैसा उनको दिया गया। नंबर 1, पानी इन्होंने कहा था कि हम घर में हर घर में पानी पहुंचाएंगे, जब पानी के कनेक्शन ही नहीं है लोगों के घर में तो पानी कहाँ पहुंचाओगे, उस पर फेल हुए, पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। मैं क्षमा करें, झूठ जो है संसदीय शब्द है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नंबर 3, अरविंद केजरीवाल क्या ये तय करेंगे कि दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन हो? क्या इन्हें इस देश की जनता पर, मतदाताओं की अक्ल पर भरोसा नहीं है, जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री होना चाहिए साहब, मुकाबला किसके बीच में होगा? अरे भाई, ये तो दिल्ली की जनता भी जानती है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को वोट नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट, हम जो है वो विधानसभा के विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। उनको भी अकल है, ये अकल कृपया ना सिखाएं, अपनी अकल अपने पास रखें। इस तरीके की बात करके आप दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं एक शेर सुनाता हूँ, एक इनके लिए जो है इनकी नजर एक करता हूँ कि दिल्ली की जनता की राज़े उल्फत छुपा के देख लिया और दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। तो दिल्ली की जनता देख चुकी है, अब इनकी खवैया कोई नहीं बनेगा। श्याम गुप्ता जी, अब समय हो रहा है, ये जवाब हो गया कि अब बहुत आपके साथ 49 दिनों तक दिल्ली की जनता ने दिल लगा लिया था और बेचैन हो गई। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फिर से वो दिल्ली की जनता दिल लगाएगी? मेरा उत्तर फिर वही है, 49 दिनों जो अच्छे काम किए हमने जी। बिजली कंपनियों पर हमने नकेल कस दी थी जी। पानी बिल्कुल फ्री कर दिया था, सब सामान सस्ता कर दिया था, और सबसे बड़ी बात है अब तो गेम जनता के पाले में आ गई है लगभग। लेकिन ये जो सवाल उठा है, जो मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का, केजरीवाल साहब मोदी साहब से इतना डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगे। जो आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला भाजपा का जो दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे, तो भाई उस दावे का मुखौटा कौन है, चेहरा कहां पर है, उसको सामने लाइए। आप डर क्यों रहे हैं? ये शेट्टी जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई साधारण कार्यकर्ता बनेगा। हरियाणा के अंदर एक झोला छाप आदमी, झोला उठाने वाला, ठीक है, बिल्कुल बिना पैसे का, बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता, लोगों के साथ आने वाला मुख्यमंत्री बन गया। भाजपा के सूत्रों में बात आपको स्वागत करना चाहिए। जगदीश मुखी जी होंगे, आप भाजपा के लोगों से ये चर्चा निकली। अच्छा, एक बात, अब आखिरी सवाल, अब हमारा समय समाप्त हो गया है। गुप्ता जी, आखिरी सवाल, मैं स्वागत क्या आपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है? क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसी घोषणा की है? उन्होंने स्वयं इनकार किया है, मतलब चुनाव के बाद पार्टी जो फैसला करेगी। अभी सीट का भी फैसला नहीं किया है, इसलिए वो नहीं है। खैर, बहरहाल आज जो हम लोगों ने नहीं होती, आप हमारा समय समाप्त हो रहा है। आज जो अरविंद केजरीवाल का विशेष साक्षात्कार हमारे दर्शकों ने देखा, हमने देखा, और उस पर जो हमने चर्चा की, तो यह बात तो सामने जरूर आई है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। यह अच्छी बात है, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बात का भय जरूर है कि अगर नरेंद्र मोदी अभी तो तय ही के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह यहां चुनाव लड़ती है, तो शायद आप पार्टी का भी वही हश्र हो जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में अन्य गैर भाजपा दलों का हुआ। इसलिए वो बेचैन है और इसीलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दो, ताकि वो जो मुकाबला हो वो अरविंद केजरीवाल बनाम वो व्यक्ति, अर्थात वो एक नाम ले रहे हैं जगदीश मुखी का, कि उनके बीच में हो जाए। यह मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल न हो, इसलिए कि बनारस में उनको चपत पड़ चुकी है, वो मुंह की खा चुके हैं, वो धराशायी हो चुके हैं। बहरहाल हम देखेंगे, अब तो चुनाव नजदीक है, परिणाम सामने आएंगे, किसके दावे में कितना दम है, यह दिल्ली की जनता फैसला कर देगी। तो आज राजचक्र में को हमें पूर्ण विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र के नए विषय के साथ, नए अतिथि मेहमानों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।